बुद्ध वचन श्रृंखला का आज का ये वीडियो 3 शीर्षक के अंतर्गत है। पहला शीर्षक है गुप्त ज्ञान, दूसरा वैवाहिक क्लेश और तीसरा पारिवारिक क्लेश। विषय है नई फसल पर मातम क्यों। एक अधिवक्ता होने के नाते स्त्री पुरुष के व्यक्तिगत संबंधों से रूबरू होते रहना पड़ता है। अधिवक्ता होने के नाते परिवारों में होने वाले पिता पुत्र के झगड़े, माता पुत्र के झगड़े आदि भी निकट आते रहते हैं। इन सभी विषयों पर मेरा चिंतन और मनन अत्यंत गंभीर है। कुछ दृष्टांतों की चर्चा करते हुए मैं इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। ये घटना मेरे साथ हुई जब मैं एक विद्यालय में था, एक ग्रामीण विद्यालय में। अपनी इस वेशभूषा के कारण लोग मुझे संत ही समझते थे, लिहाजा वो अपनी पारिवारिक समस्याओं को भी मेरे साथ शेयर कर लेते थे। इसी क्रम में एक महिला अपने पुत्र की समस्या को लेकर आई और अपने पुत्र बहू पर नाना प्रकार के लांछन लगा रही थी, जिसे बड़ी ही गंभीरता से मैं सुन रहा था। उसी बीच एक अन्य पुरुष वहां आ पहुंचे, वो भी सुनने लगे। शायद वो उसके कुछ निकटवर्ती या रिश्तेदार रहे होंगे। मैंने पुत्र का पक्ष लेते हुए कुछ बातें कही, तो जो उनके पुरुष साथी थे, शायद गांव के रिश्ते के नाते देवर होंगे, उनको बड़ा बुरा लगा और वो उनका पक्ष लेते हुए बोले इनका क्या दोष है आदि आदि। मैं उनके पुत्र से परिचित नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं था। मैंने तो सामान्य बात कही थी, लेकिन वो महिला इतना भड़क गई कि अपने पुत्र को गाली देने लगी।
तत्काल उस महिला को मैंने टोका, मैंने अभी तो आपका पुत्र यहाँ नहीं है और उसने कुछ कहा भी नहीं है, यहाँ तो जो कुछ है मैं ही कह रहा हूँ और आप इतने आवेश में आ गए कि यहाँ पर अपने पुत्र को गालियाँ बक रही हैं। तो जब वो पुत्र सामने होता होगा तब आपका आचरण कैसा होता होगा? वो महिला ग्रामीण परिवेश की थी, अत्यंत आवेश में थी। वो शायद मेरे इन बातों को समझ नहीं पाई और उसको जो मुझसे सिंपैथी की उम्मीद थी वो उसे नहीं मिली और वो टांगे फटफटाते हुए चली गई। एक अन्य पुरुष मेरे पास आए और अपने पुत्र के संबंध में शिकायत लेकर आए कि उसको समझा दो। मैं अधिवक्ता हूँ, हमारी सीमाएं हैं, मैं किसको कितना समझा सकता हूँ। जो उनकी विधि की स्थिति थी उसको लेकर उसके पुत्र को मैंने लीगल नोटिस दे दिया। पुत्र अपने एक साथी के साथ मिलने आया। उसने शालीनता से सारी चीज़ों को स्पष्ट किया कि इसके पिताजी क्या क्या करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी जो आज के परिवेश में असंभव जैसी हो, सामान्य सी बातें थी। लेकिन पिता होने के कारण उनकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा थी। जब अगली मुलाकात मैंने उनके पिताजी से की तो पुत्र की तरफ से जो जो शिकायतें आई मैंने उनको बताया, जिसमें से एक प्रमुख शिकायत ये थी पुत्र की कि जब वो अपने पिता के लिए कोई उपहार लेकर आता है और उनको भेंट करता है तो वे उसका तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए वो कभी लेकर ही नहीं जाता, क्योंकि जब भी लेकर आया है उसको ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ा। अन्य बहुत सी बातें थी। मैंने उसके पिता से कहा आप ऐसा करते हैं? वो इन बातों का तो कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन हमारे बेटे को समझा दो, वो ये ना करे वो ना करे। एक तरफा एक पक्ष। उसके ससुराल वालों को समझा दो, फलाना ढिमाका। मैं उतना ही कर सकता हूँ, उतने लोगों को बुला सकता हूँ जितने को मैंने नोटिस दिए, अन्य को नहीं। बात आई और गई हो गई, क्योंकि वो कुछ खर्च करने के मूड में थे नहीं और अधिवक्ताओं की सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी तो निर्णय करना जज का काम है। एक अन्य प्रकरण में जिसकी मैं एक अन्य वीडियो में चर्चा भी कर चुका हूँ कि उन महिला को भी अपने पुत्र से शिकायत है और उनको मैंने बहुत ही कठोर भाषा में जवाब दिया था
कि बीज आपका, मिट्टी आपकी, हवा पानी आपका, कीटनाशक आपका, फसल कैसे खराब हो गई। सेम उत्तर मैंने एक अन्य पिता को उनके पुत्र के संबंध में दिया। उनके पुत्र की नई नई शादी हुई और बहू बेटे के संबंध ठीक नहीं चल रहे। जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बात को टालने के लिए सीधे सीधे कह दिया कि मेरा बेटा नालायक है, नक्कारा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आदि आदि। मुझे उनसे भी यही कहना पड़ा, बीज आपका, मिट्टी आपकी, हवा पानी आपका, खाद आपकी, फसल कैसे खराब हो गई। कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है और घड़ा खराब हो जाए तो दोष तो कुम्हार का ही होगा। उसने अग्नि का ध्यान नहीं रखा, उसने डाले जाने वाले फूस का ध्यान नहीं रखा, कहाँ पर कितनी अग्नि होगी उसको उसका बोध नहीं था। खराब हो, उसको स्वीकार करो। लेकिन वो इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जब वो इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे तो ज्यादा बात की भी नहीं जा सकती थी, बात समाप्त हो गई। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, क्यों उस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। उनकी बहू जो मेरे भी संपर्क में थी इस झगड़े के कारण, मैंने उसको एक मशवरा दिया था कि जब तक आपके पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं हो जाते या आपको ऐसा नहीं लगने लगता कि हम जीवन भर इस पुरुष के साथ रह सकते हैं, तब तक किसी बच्चे का झंझट मत पालना। शिष्ट भाषा में इतनी ही सलाह दी जा सकती थी। बहू स्नातक थी, इसलिए उम्मीद की जाती थी कि उसे सब कुछ पता होगा। समय गुजरा, उस लड़की का अपने पति से मिलन हुआ। मिलन के पश्चात पति पत्नी की जो क्रियाएं होती हैं वो हुई होंगी। कुछ महीनों बाद मेरे पास फिर खबर आई कि बहू गर्भवती और पति पत्नी के बीच झगड़े फिर चरम पर है। वो व्यक्ति कहता है बच्चा मेरा नहीं, अगर मेरा नहीं है तो डीएनए टेस्ट है, कराया जा सकता है। वो भी कराने को वो तैयार नहीं। अभी उसको नहीं चाहिए तो मैंने कहा जाइए हॉस्पिटल में, पति को साथ ले जाइए, अगर नहीं चाहिए तो एवर्सन कराइए। उसके लिए भी तैयार नहीं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की तरफ।
हमको ये समझना पड़ेगा, ये जो घटनाओं का वर्णन मैंने किया, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। एक माता अपने पुत्र से अपेक्षाएं करती है, उतनी अपेक्षाएं करती है जितनी कि वह हकदार नहीं है। पिता अपने पुत्र से उतनी अपेक्षाएं करता है जिसका वह हकदार नहीं है। पति अपनी पत्नी से उतनी अपेक्षाएं करता है जिसका वह हकदार नहीं है। पत्नी पति से उतनी अपेक्षाएं करती है जिसकी वह हकदार नहीं है। समस्त विवाद इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। इस वीडियो का विषय है नई फसल पर मातम क्यों। अब वह स्त्री बहू जिसके गर्भ में बच्चा है, डॉक्टर्स बिना पति पत्नी की सहमति के कोई अवर्सन करेंगे नहीं। और स्त्री जिस सिचुएशन में रह रही है वो दुखपूर्ण है, वो सुबह शाम चिंता आतुर है, दुख से भरी हुई, गर्भ में बच्चा है। चित्त की ये अवस्था उस बच्चे पर असर डालेगी। नई फसल अगर ये व्यवस्था 9 महीने तक निरंतर बनी रहती है तो वह बच्चा जो इस धरती पर आएगा अत्यंत दुख बोध लेकर आएगा, और वो अत्यंत दुख बोध के साथ ही अपने समस्त जीवन को जिएगा। वह गर्भ से ही दुख महसूस कर रहा है, वह गर्भ में ही दुख महसूस कर रहा है। जो माता पिता की प्रफुल्लता के कारण वो गर्भ में आनंदित हो सकता था, वह आनंदित नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्भ विज्ञान के जानकार सभी जानते हैं माता के प्रसन्न होने से बच्चा प्रसन्न होता, पिता की प्रसन्नता से पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। पिता की प्रसन्नता अपने पिता के परिवार द्वारा दी गई स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वह पुरुष खुशी होगा या दुख में होगा, सुख में होगा कि दुख में होगा। सामान्यतः विवाह इसलिए किए जाते हैं कि लड़का नालायक है, नक्कारा है, शादी कर दो, बीवी आएगी सुधर जाएगी, हम जिम्मेवारी से भुगतेंगे।
शादी करके उसको छोड़ दिया जाता है। लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है, इसकी शादी कर दो, अपने घर जाएगी, जैसे चाहे वैसे रहे, हम झंझट से मुक्त। अगर कोई पारिवारिक कलेश उत्पन्न हुए तो उसमें घी डालने का ही काम किया जाता है। कैसे दोनों युवा अपने संबंधों को अच्छे ढंग से जिए, उसकी कोई कोचिंग नहीं होती, भारतीय परिवेश में होता भी नहीं। तो कोचिंग ना होने के कारण शर्म और लिहाज इस कदर है कि विवाह हो जाने के बाद भी विवाह के लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है उनको पता ही नहीं होता है। जब उस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया तो मैंने उससे पूछा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब तक आपके पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं हो जाते हैं आप गर्भ धारण न करें। आपने उसके उपाय क्यों नहीं किए? तब जाकर उस स्त्री ने मुझे बताया कि उसको उसके उपाय ही नहीं पता थे। मैंने उससे जब उन विषयों पर पूछा तो उसने कहा मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब 25 साल की लड़की को माला डी, निरोध आदि चीजों के बारे में नहीं पता है, तो उस पुरुष की जिम्मेवारी थी जो उसका पति। अब वो पति भी, मेरी उससे बात नहीं हुई, उसके पिता से बात होती है, अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखता तो कहीं ना कहीं शर्म और लिहाज, अगर उसको ये बच्चा नहीं पसंद तो अस्पताल में जाए और गर्भपात करे, लेकिन उसके अंदर एक सफोकेशन, एक शर्म कि पत्नी के साथ जाकर गर्भपात के लिए कैसे जाए, एक संकोच। हो सकता है वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, इसमें माँ बाप का सहयोग ना मिलना आदि आदि कारण हो सकते हैं। मैं अपने जीवन में स्वयं ऐसी समस्या से गुजरा हूं। जब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी बच्चे का बोझ उठा पाता, लेकिन मेरी माताजी उस शहर में साथ में चली आई जिस शहर में मैं नौकरी करता था, और वहां जाकर मकान मालकिन के कान में उन्होंने फूंक दिया कि 2 साल हो गए बच्चे होते ही नहीं। उनके जाने के पश्चात तांडव शुरू हो गया, बच्चा चाहिए। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उस समय उस बोझ को उठाऊं। पति पत्नी के कर्म शुरू हुए, बच्चा गर्भ में आया, डॉक्टर को दिखाया, पता लगा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, इसमें बच्चे बचते ही नहीं। मैंने होने तो मैं जो कर सकता था मैंने किया। जब बच्चा होने को था सभी को पता था, न घर से न ससुराल से कोई साथ देने के लिए पास खड़ा नहीं था। मेरी पत्नी जिस दिन
जिस मंथ में आखिरी माह था उसमें उन्होंने 9 दुर्गे का व्रत रखा आखिरी महीने, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसी दिन उनका ऑपरेशन मुझे कराना पड़ा। तो ये बेवकूफ़ीपूर्ण स्थिति आखिरी महीना और महिला का व्रत रहना, उस महिला ने तो केवल 9 महीने गर्भ झेला और उसके ऑपरेशन पर हुए खर्च को मैंने 2 साल तक झेला। उसके बावजूद ससुराल वालों का और घर वालों का कि पूरी कोशिश रहे कि कैसे परिवार को तोड़ दिया जाए। मैं लाख यत्न करके परिवार को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारतीय परिवेश के जातिवाद ने और जिन जगह मैं नौकरी कर रहा था वहाँ के जातिवाद ने हमारी बाहरी परिस्थितियों को इतना खराब कर दिया कि मैं आंतरिक परिस्थितियों से भी नहीं लड़ पाया। लिहाजा सब तहस नहस हो गया, नौकरी भी, परिवार भी। मैं एक इंजीनियर था, इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर था, जीवन में आगे उसी दिशा में बढ़ना चाहता था। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी होने के नाते 2%, 3%, 5% इसी टॉलरेंस को जानता था कि इतना टॉलरेंस होता है, इतना गड़बड़ होता है, लेकिन समाज के इस गड़बड़ को नहीं जानता था। सन 2006 में मुझे निर्णय करना पड़ा कि जरा समाज के अन्य विषयों को देखा जाए, और मैंने उस पर अध्ययन शुरू किया। अध्ययन में पाया कि नहीं, यहाँ तो टॉलरेंस ही 75% से ऊपर होती, जबकि मैं उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर था। समाज के विषयों से बहुत ही अननोन था, अजनबी था। एक सब्जी वाला भी मुझे ठग लेता था, बहुत ही खटकता था। ऐसा होता कैसे? तो मैंने ठान लिया कि मुझे सारे विषयों का अध्ययन करना है, लेकिन उस अध्ययन में परिवार का किसी तरह से सहयोग नहीं था। फिर भी मैंने ठान लिया कि मुझे तो अध्ययन ही करना है। तो मुझे एक सामान्य दूरी बनानी पड़ी, और यही समय हमारे ससुराल वालों और घर वालों को मिला। उन्होंने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया मुझे तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को बहुत निकट से जानना है, हमारे जानना है। तो संपूर्ण कारणों में नई फसल पर मातम क्यों? निश्चय ही गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ से ही खुशनुमा माहौल नहीं दिया जाएगा तो धरती पर आकर वो किसी को खुशी देने वाला नहीं, चाहे माँ हो या बाप। इस चीज को भारत की सरकार को, रोजगार देने वाले प्रबंधकों को, संयुक्त और एकल परिवार को भली भांति समझ लेना चाहिए। भौगोलिक सीमाओं से कुछ नहीं होगा, युद्ध के हथियार बना लेने से कुछ नहीं होगा।
यदि इस चमन में आप खुशियां नहीं बांट सकते तो ये नई फसल बर्बाद होगी। आज अधिवक्ता होने के नाते मैं भली भांति जानता हूं, मेरे जीवन में जो गुजरा वो समाज की प्रक्रिया का ही एक पार्ट था। मुझे तो लगता था कि मेरे ही माता पिता सबसे दुष्ट हैं, लेकिन अब तो घर घर की कहानी जानता हूं। बच्चे के साथ षड्यंत्र, अपने ही बच्चे के साथ षड्यंत्र। तब तक ही छिपता है जब तक बच्चे की शादी नहीं होती। जिस क्षण बच्चे की शादी हो जाती है, षड्यंत्र टूटने लगते हैं, उनके राज खुलने लगते हैं। मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बहुत निकट है, कह सकते हैं लंगोटिया यार हैं। समय समय पर मुझे गालियां देना, समझाना, फटकारना उनका जैसा दायित्व था। अपने माता पिता के बहुत ही प्रिय हुआ करते थे, अपने माता पिता की बहुत ही इज्जत किया करते थे। और उस समय मैं विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। मेरी वाइफ रिश्ते में उनकी भाभी थी, इसलिए वो और अधिक प्रिय थी। सारा दोष उनको मेरे अंदर ही दिखता था। संयोग से तब उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाने के ही 4-5 साल बाद उनकी शादी हुई, बल्कि ज्यादा 7-8 साल बाद। आज वो उन परिस्थितियों में है, हमसे भी बदतर परिस्थितियों में। बीवी उनको रोज कोर्ट के चक्कर लगवाती है, और स्थिति और परिस्थिति इस कदर है कि वो माँ को भी गाली देते हैं, बाप को भी गाली देते हैं, सास को भी गाली देते हैं और ससुर को भी गाली देते हैं। तो मैं अक्सर उनको छेड़ दिया करता हूँ, अब कहो। तब तो लगता था कमलेश मित्रा ही गलत है, अब बताओ। पूरे सिस्टम में जो होना चाहिए वो नहीं, स्वार्थ चरम पर है। नई फसल को हम जब तक खुशी नहीं देंगे तब तक न अच्छा घर बनेगा, न परिवार बनेगा, न पास पड़ोस बनेगा, न शहर न देश बनेगा, न विश्व बनेगा। जिस तरह से आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुला कंपटीशन ही नहीं है। और जब खुला कंपटीशन नहीं है तो प्रतिभाओं का विकास भी नहीं होगा। एक गरीब के बच्चे को शुद्ध पानी नहीं मिलता और एक रईस का बच्चा सुबह बादाम वाला दूध पी के दौड़ के मैदान में खड़ा होता है और कहते हैं दौड़ो। नहीं, कहीं कुछ बहुत बड़ा दोष है। गुप्त ज्ञान के अंतर्गत कुछ चर्चाएं और कर दूं। जिस पर शिक्षा विभाग काम ही नहीं कर रहा है। माता के गर्भ में बच्चे का पलना एक जैविक प्रक्रिया है।
और जिस तरह की मिट्टी होती है उस मिट्टी के साथ वह बीज फलित होकर बाहर आता है। शरीर विकसित होकर बाहर आता है, इंद्रियां नहीं। समस्त इंद्रियों का विकास गर्भ से बाहर निकलने के बाद ही शुरू होता है। आंख की इंद्री, कान की इंद्री, स्वाद इंद्री, स्पर्श इंद्री, गुदा, हाथ पैर आदि आदि कर्म इंद्रियां। तो समस्त ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का विकास गर्भ से बाहर आने पर ही होता है। गर्भ के अंदर क्या चल रहा है माता को ज्यादा पता नहीं लगता, प्रकृति के अनुरूप हो रहा होता है। सिर्फ प्रफुल्लता उसके शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण होती है। अगर प्रफुल्लता नहीं है, घूमना फिरना पर्याप्त नहीं है, तो शारीरिक विकास में अपंगता आ जाएगी। लेकिन शरीर से बाहर निकलने के बाद जो इंद्रियों का विकास होना चाहिए, वो इंद्रियों का विकास तो योग्य गुरु के संपर्क में आने के बाद ही होता है। मस्तिष्क की इंद्री प्रॉपर काम कर रही या नहीं, आंख की इंद्री प्रॉपर काम कर रही या नहीं, कान की इंद्री प्रॉपर काम कर रही कि नहीं, गंध लेने की प्रॉपर क्षमता है कि नहीं, स्वाद इंद्री प्रॉपर काम कर रही कि नहीं, इस पर ध्यान तो गुरु देता है। आधुनिक शिक्षा में तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और जिन बच्चों के माध्यम से हम शिक्षा दिला रहे हैं, ट्यूशन या विद्यालयों, उनको तो खुद ही बोध नहीं है। कल की लड़कियों को पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, जिन्हें खुद ही नहीं पता कि बच्चा क्या होता है, कैसे पैदा होता है, कैसे विकसित होता है और किन किन इंद्रियों पर हमें ध्यान देना चाहिए। उनके माध्यम से टीचिंग कराई जा रही है। वही ट्यूशन में भी शब्दों का ज्ञान हो जाना एक बालावस्था के बच्चे की शिक्षा नहीं। बालावस्था के बच्चे की शिक्षा उसके इंद्रियां प्रॉपर विकसित हो रही या नहीं, इसके लिए होती है। इंद्रियों का विकास महत्वपूर्ण है। इंद्रियों के को विकसित करने की ट्रेनिंग देना, यह महत्व का विषय है। कविताएं रटवा देना, छंद रटवा देना, ना रट पाए उसके लिए पीटना, ये शिक्षा नहीं। क्या वो चीजें देखकर पहचान पाता है, सुनकर डिफरेंस कर पाता है? नहीं कर पाता है तो उसकी उस इंद्री को विकसित करने के लिए पर्याप्त खान पान, पर्याप्त एक्सरसाइज, इस पर जोर देने की आवश्यकता है, जो कि शिक्षा का अंग है ही नहीं। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, तो इसका सिलेबस तो हमको पता नहीं। वो गीता पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे गीता में? गीता की शिक्षा तो बुद्धों की शिक्षा है, राग और द्वेष से मुक्त की शिक्षा है। वो बच्चों को पढ़ाएंगे आप गीता? उन्हें होश नहीं है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आज के विषय जो था गुप्त ज्ञान, वैवाहिक कलेश, पारिवारिक कलेश, इसमें मैंने कुछ अन्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को लिया बिना किसी के नाम का उल्लेख किया, और अपने व्यक्तिगत जीवन का भी मैंने उल्लेख किया,
ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने उनकी बातें कही। हमारा ये वीडियो से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और होगा ही तो बहुत अच्छा होगा। गुप्त ज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों को मैंने उठाया वो है कि बालावस्था की शिक्षा में कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां उनके विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रफुल्लता पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वह प्रफुल्लता माता से आएगी और माता की प्रफुल्लता उसके पति से आएगी और पति की प्रफुल्लता उसके माता पिता द्वारा और सरकार द्वारा दिए गए माहौल से आएगी। अगर ऑफिस से अनावश्यक टेंशन लेकर वो घर लौटता है तो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर पाएगा, और जो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर पाएगा तो पत्नी खुश नहीं होगी, और खुश नहीं होगी तो उसमें के घर में पल रहा बच्चा भी खुश नहीं होगा, और जो खुश नहीं होगा तो नई फसल जब आएगी तो मुरझाई ही जाएगी। ये गुप्त ज्ञान की बात है। रह गई पति पत्नी के क्लेश की, तो पति पत्नी के जीवन में गुजरने से पहले इतना ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। क्या करें, कब करें, कैसे करें। आजकल एक रिया मल्होत्रा के यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जिन्होंने लगभग हर विषय को टच करने की कोशिश की है। पश्चिमी जगत के और उत्तरी जगत के या संकीर्ण विचारधारा के लोगों के दोनों ही विषयों को उन्होंने टच करने की कोशिश की। वैसे तो पोर्न वीडियो में बहुत ही गंदगी भरी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक शिष्टतापूर्ण ज्ञान अर्जन करने के लिए रिया मल्होत्रा के वीडियो प्राप्त है, उनको जान लेना चाहिए। उसके पश्चात ही वैवाहिक जीवन में उतरे, प्रफुल्लित हो। वैसे तो ध्यान साधना आपके शरीर के हर अंग पर, इवन हाथ की उंगली पर उतना ही आनंद देती है जितना आप यौन क्रिया के दौरान यौन अंगों पर आनंद महसूस करते हैं। पश्चिम जगत के लोग सिर्फ यौन अंगों पर आनंद की अनुभूति करते हैं, जबकि ध्यान और साधना से जुड़े हुए लोग शरीर के हर अंग पर उतने ही आनंद को महसूस करते हैं जितना वो यौन अंगों पर आनंद को महसूस करते हैं। तो अगर आनंद को महसूस करना है, और मैंने दोनों को किया है इसलिए मैं कह सकता हूँ, तो ध्यान साधना में तो गुजरना पड़ेगा, और वो भी अंतर ध्यान की साधना, वह मुख्य ध्यान से कुछ नहीं होगा। तो पति पत्नी के क्लेश तभी दूर होंगे जब इन दोनों आनंदों को भली भांति जान लें। रह गई पारिवारिक क्लेश की बात, तो तुमने अपना आधा जीवन तो गुजार दिया, अब दूसरों के लिए जी, अपनी अपेक्षाएं कम करो। बेटा तुमको सलाम करे, तुमको चाय ला कर दे, तुमको दूध लेकर ला कर दे, ये अपेक्षाएं छोड़ दो। जीवन में जो 20-25 साल आपने बोया है, वे फसल तैयार हो गई।
जो आपने बोया है वही काटोगे। बच्चों के साथ अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसको ना तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और ना ही कोई अदालत इस पर निर्णय कर पाएगी। CRPC 125 के तहत तुमको भरण पोषण भत्ता मिल सकता है, प्रेम नहीं। और बड़े दोहरे कानून है, खासतौर से तथाकथित हिंदू धर्म में एक पिता को यह अधिकार है कि वो अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर दे, संपूर्ण संपत्ति से बेदखल कर दे। दूसरी तरफ CRPC 125 उसको अधिकार देती है कि वो अपने बच्चों से भरण पोषण ले सके। ये दोहरे मापदंड है। बुढ़े थे, संसद में बैठे थे, उन्होंने अपने लिए कानून बना लिए। कानून बना लेने से सुख नहीं मिलता। सुख चाहिए तो पहले प्रशासन को ठीक करो, सुख चाहिए तो पहले शासन को ठीक करो, सुख चाहिए तो पहले रोजगार व्यवस्था को ठीक करो, सुख चाहिए तो जातिवाद को खत्म करो, सुख चाहिए तो सभी के इंद्रियों के विकास के लिए खान पान की जो सामग्री आवश्यक है उनको सहज सुलभ कराओ, तभी ये संभव है। अन्यथा भला नहीं। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ कुछ और गहन चर्चाएं करेंगे। सबका मंगल, सबका